दरअसल पुतिन का यूरोप प्लान विक्ट्री डे परेड के दिन ही शुरू हो गया था। पुतिन ने लगभग 11 मिनट का लंबा भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने कई बार यूरोप का नाम लिया। उन्होंने यूरोप से दोस्ती की बात तो कही, साथ ही सख्त लहजे में चेतावनी भी दी और चेतावनी ये दी कि अगर रूस पर खतरा महसूस हुआ तो फिर रूस रुकेगा नहीं। Ура! मई को जब अपने हथियारों के साथ पुतिन भी रेड स्क्वायर पर उतरे तो उनके जलवे के साथ रूस का जोश ऐसे उफान पर था। इस परेड की धमक यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक गूंज रही थी। यूक्रेन में युद्ध के बीच अपनी सबसे बड़ी ताकत का मुजाहिरा करके पुतिन ने पश्चिमी देशों को कैसे ललकारा, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब पुतिन बोल रहे थे तब कीव में बैठे ज़ेलेंस्की और वॉशिंगटन डीसी में बैठे जो बाइडेन बहुत गौर से पुतिन को सुन रहे थे। पुतिन ने अपने 11 मिनट की ललकार में अमेरिका से लेकर पूरे नेटो तक हर दुश्मन का खुलकर नाम लिया। Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников. पुतिन ने इस परेड के जरिए बताया कि उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड की वो तस्वीरें हैं जो रूस का वो खौफ है जो सोवियत संघ के जमाने से पश्चिमी देशों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। रूस की नजर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर है और इस युद्ध में पुतिन की फौज यूक्रेन के 2 और टुकड़े करने का इरादा रखती है। पुतिन ने जो बड़ी बातें बताई उसमें डॉनबास का नाम लिया गया। पुतिन ने 11 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की को बता दिया कि वो अब क्राइमिया की तरह डॉनबास को भी भूल जाएं। Теряем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबास में तैनात हैं। विक्ट्री डे परेड में 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक शामिल हुए। यहाँ रूस की हर कॉन्टिंजेंट का एक सुनहरा इतिहास है। इसमें रूस की स्पेशल फोर्स भी है और उसके हर मिलिट्री रीजन के अलग अलग दस्ते भी हैं। ये सभी दस्ते सोवियत संघ के जमाने और दूसरे विश्व युद्ध में बहादुरी की कहानियां समेटे हुए हैं। अब देखिए रूस की वो मशीनी ताकत जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशियन फौलाद का एक छोटा सा मुजाहिरा कही जाएंगी। ये है T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसे रूस की फौज की नई बख्तरबंद सवारी कहा जा रहा है। ये BMP फाइटिंग व्हीकल का आधुनिक वर्जन है। ये है T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है। रूस ने ऐसे टैंक यूक्रेन में सैकड़ों की तादाद में खोए हैं, लेकिन रेड स्क्वायर पर इसे उतारकर पुतिन ने मैसेज दिया है कि इसे उनकी कमजोरी ना समझा जाए। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं।
और इनका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन में लगातार ऑपरेशन कर रहा है। यूक्रेन में इस वक्त 3 तरह के टैंक रूस इस्तेमाल कर रहा है। जिनमें T-90 हैं, T-72 और T-80 भी शामिल हैं। उन्हीं पर ऐसे हमले सबसे ज्यादा हुए हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पुराने T-72 का हुआ। विक्ट्री डे परेड में T-90 का आधुनिक वर्जन T-90MS भी दिखाया गया, जिसमें लगा APS यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसे एंटी टैंक मिसाइलों से बचा सकता है। भारत के पास भी ऐसे 1000 से ज्यादा टैंक हैं, हालांकि वो T-90 का पुराना वर्जन है। इस बीच जब रूस रेड स्क्वायर पर T-90 का नया वर्जन T-90M दिखा रहा था, तब ऐसा ही टैंक यूक्रेन में तबाह कर दिया गया और इसके कुछ वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किए। ये T-90 का आधुनिक वर्जन है, जो मिसाइल के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन रूस के ऐसे नए टैंक भी यूक्रेन में शिकार किए जा रहे हैं। इस टैंक की तस्वीरें बताती है कि इसमें बैठे सैनिकों का हाल क्या हुआ होगा। हालांकि ये टैंक रूस की शान कहा जाता है। वहीं रूसी फौलाद में सबसे बड़ा और सबसे नया नाम T-14 भी फिर एक बार रेड स्क्वायर पर उतरा। ये टैंक रूस ने आर्कटिक के युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया है और ये दुनिया का सबसे आधुनिक बैटल टैंक है, जो पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम से लैस है। पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 अर्माटा खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। T-14 को रूस की सेना में गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन T-14 को पुतिन ने यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसे खास आर्कटिक रीजन के लिए ही बनाया गया है, जो पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। – 2015 में विक्ट्री डे परेड में दुनिया के सामने सबसे पहले आया टैंक इतना खास है कि इसकी खूबियां अब भी नेटो के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट कही जा रही हैं। ये टैंक बहुत खास है। इसकी बनावट देखिए, इसका डिजाइन देखिए। बेल्ट के बीच 6 पहियों की बजाय इसमें 7 पहिए लगे हैं। 125 मिलीमीटर की इसकी तोप पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से लोड की जाती है। ये गोले भी दागती है और मिसाइल भी। आर्कटिक इलाके में लड़ने के लिए तैयार ये टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित टैंक माना जाता है। इसमें 3 क्रू ड्राइवर, गनर और कमांडर टैंक के अगले हिस्से में बैठते हैं, जबकि टरेट यानी टैंक का बीच वाला हिस्सा जिसमें तोप लगी होती है, वो पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम पर चलता है। रूस ने T-14 को दिखाकर ये बताया कि जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन में इसे भी उतारेगा। लेकिन डॉनबास में रूस के T-72 टैंक तसल्ली बख्श काम कर रहे हैं और उनको यहाँ वैसा नुकसान नहीं उठाना पड़ा जैसा उन्होंने कीव और बूचा के आसपास उठाया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डॉनबास में पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर लिया है। Из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. पुतिन ने इरादे भी कुछ ऐसे ही दिखाए हैं, जिसमें पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी नजर आती है, क्योंकि मारियोपोल के बाद अब पुतिन ने दक्षिण पश्चिम छोर पर ओडेसा का भी जिक्र किया है, जो यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है। डॉनबास पर कब्जे के बाद पुतिन की सेना पश्चिमी यूक्रेन की तरफ कूच करेगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनका पहला टारगेट ओडेसा शहर होगा। В плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины. В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса
непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять